Today in this class, we'll start social security. Social security comprises of two words. What are these? Social and security. This means social security securing or providing security to people socially. Social तौर से happened. Not well. Providing security to people socially. Okay? Social security हमारी लाइफ में ऐसी कुछ कंटिंजेंसीज आती हैं हमारी जिंदगी में जब हम काम कर रहे होते हैं या जब नॉर्मली भी हम सोसाइटी में रहते हैं. देयर आर सम ओकेजन्स, देयर आर सम टाइम्स जब कुछ ऐसा टाइम आता है, ऐसा मोमेंट आता है, ऐसी कंटिंजेंसीज होती हैं या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है जब हम अपने आप को अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अलोन. We need help from society for that. अब सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है. माने आप एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, यू ऑल विल बी वर्किंग. और सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऐसे भी प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो कि हमारे समाज में, आपने सुना है ना, बहुत सारी योजना होती है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए. विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना है, अन्नपूर्णा स्कीम है जिसमें कि खाना फूड ग्रेन्स दिया जाता है. उसके अलावा डिसेबिलिटी, सरकारी अस्पताल में जो लोग हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं जिनका हाथ टूट गया या पैर कट गया है किसी तरीके से, उनका रिप्लेसमेंट होता है. मालूम है ना आपको, आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह लगा करके दिया जाता है. This is a type of social security which is provided by government. सरकारी अस्पताल में होता है, यानी सरकार की स्कीम लागू होती है उस पर. अब बताइए कि सरकार को क्या जरूरत है सोशल सिक्योरिटी देने की. इतनी आबादी है, अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे, if they do not provide, if the government does not provide social security, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा इससे. क्यों सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी है? बोलो बोलो. This is not just basic needs. Social security is so much more than just providing them with basic needs. जैसे अगर किसी का हाथ टूटा है तो ऐसे तो बहुत अपंग है समाज में, तो उनका हाथ लगवा देना या पैर लगवा देना बेसिक नीड तो नहीं आता है. फिर क्या होगा? पहली बात कि हमारा संविधान, हम ये बार बार आपको बताए हैं, वी आर अ वेलफेयर स्टेट. अंडर आर्टिकल 4 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये मेंशन किया गया है कि जिसकी भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या किसी की भी, तो सरकार किससे चलती है? संविधान से चलती है. जो संविधान में लिखा है वही होगा. तो हमारी सरकार का ये काम है कि अंडर इट्स स्कोप, ये भी मेंशन किया हुआ है, हर एक कंट्री में सोशल सिक्योरिटी अलग अलग है. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी अलग अलग है. जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे कि जो बहुत एडवांस हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा सोशल सिक्योरिटी दे सकती है. जैसे वहाँ जो लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए बस पे, हमारे यहाँ जैसे नहीं होता. हम सोशल सिक्योरिटी इसलिए भी देते हैं ताकि उनका मोरल अपलिफ्ट हो, चाहे जितना भी जो कर दे. आज भी समाज की धारणा उनके तरफ कैसी है वो आप जानते हैं, है ना. तभी मोदी जी ने इस चीज का वर्ड चेंज करने को कहा था ना कि उनको डिसेबल्ड छोड़ के क्या बोला जाए, स्पेशली एबल्ड. यूरोपियन कंट्रीज में जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है. छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, वो ज्यादा दे सकते हैं. उनके पास व्हील चेयर वगैरह जो वो देते हैं, व्हील चेयर या बस में फ्री राइड, बस में फ्री. और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे जैसा है कि अच्छा वो they are not treated well. उनके वहां पर ये कल्चर भी है कि लोग हट जाएंगे, जो नॉर्मल लोग हैं वो एकदम नहीं क्रॉस करेंगे वहां से जब तक कि वो जो तो
आज भी समाज में सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट द स्टेट शैल विद इन द स्कोप ऑफ इट्स लिमिट्स प्रोवाइड टू इट्स सिटीजंस सोशल सिक्योरिटी। अब हमारी सोशल सिक्योरिटी किन कंडीशंस में दी जानी चाहिए? क्या होती है सोशल सिक्योरिटी? मैंने आपको बताया, लॉर्ड बेवरेज ने सोशल सिक्योरिटी को ऐसे डिफाइन किया कि हमारे जिंदगी के 6 ऐसे कंडीशंस आते हैं, मोस्टली मेन ऐसे 6 कंडीशंस आते हैं जहां हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो घट जाती है बहुत, या फिर खत्म हो जाती है। व्हाट वर दोस 6 कंडीशंस? सिकनेस, maternity, third is disablement, unemployment, old age and death. ये 6 कंडीशंस मोस्टली लाइफ के होते हैं जहां पर कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो घट जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बाकी केसेस में घट जाती है, डेथ में खत्म हो जाती है। When you are a member of मैम सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं? Second point is maternity. Maternity. I will make you write, don't worry. जितना लिखवाना है उतना बुलेट पॉइंट्स में हम दे देंगे आपको, ताकि you have a written record of it. Sickness. When you're a member of the, आप समझेंगे इसको पहले सोशल असिस्टेंस, जो आप अभी हम इंदिरा गांधी विडो पेंशन योजना वगैरह के बारे में बता रहे थे, वो हम बाद में समझाएंगे। वो सोशल असिस्टेंस में आता है, उसको वो क्या होता है पहले आप समझेंगे। एज एन एम्प्लॉय व्हेन यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, पीएफ सुना है? पीएफ इज अ सोशल सिक्योरिटी एक्ट। समझ में आई बात? अब समझिए, पीएफ समझ में आता है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट होता है ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। ईएसआई सुना है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो जिसका 21,000 अप टू 21,000 जिसकी सैलरी होती है, वर्कर क्लास के लिए है ऑफ कोर्स, क्योंकि 21,000 तक की सैलरी जिनकी होती है उनका पीएफ जैसा ही डिडक्शन है, वो एक एक्ट है। ग्रेचुटी बताए हैं कि आप 5 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेंडर कर देंगे, उसके बाद द एम्प्लॉयर इज सपोज टू पे यू ग्रेचुटी मनी। ये तीनों एक्ट आपको पढ़ना है। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए धीरे धीरे। तो सिकनेस, when you are a member of an organization और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस रेंडर कर रहे हैं, आप वर्कर हो या किसी ग्रेड के एम्प्लॉय हो, क्या वर्कर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हमारे देश की इकोनॉमिक व्यवस्था में? Of course, they sell hours of work and that is why the production runs. So they are equally important to us. If they fall sick, if the employees fall sick, their working capacity will be reduced. Is it okay for the employer to throw them out of the organization? And say for example, अगर उनको जितना काम किया, एम्प्लॉयर हमेशा किस फिराक में रहता है कि जितने दिन काम किया उतने दिन का पैसा लो, राइट? तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएगा? एक तो बीमार है, उसके बाद उसकी पे कट हो गई, तो उसके फैमिली वाले को तो डबल मार पड़ गई, राइट? तो सिकनेस के केस में भी, और ये सिकनेस एक ऐसा लाइफ का कंडीशन है जो प्लान नहीं होता है, आप प्लान नहीं कर सकते कि कब बीमार पड़ेंगे। और ये दिस सिकनेस, द ब्रैकेट ऑफ सिकनेस कैन रेंज फ्रॉम सर्दी खांसी बुखार टू कैंसर। बीमार तो आप तब भी कहलाएंगे ना, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, ऐसा डिजीज, ब्रेन हैमरेज हो गया जिसकी वजह से आप बेड पे ही हैं 5 सालों तक, then what in that condition? उस कंडीशन में कंपनी आपको बेनिफिट देती है, सोशल सिक्योरिटी देती है, ठीक है? There are laws, there are acts which cover sickness under itself. जैसे क्रोनिक डिजीज में ग्रेचुटी का पैसा आप निकाल सकते हैं, आपको दिखाना होगा ऑब्वियसली, उससे रिलेटेड रिगार्डिंग जितना पेपर्स है वो दिखाना होगा, पर ग्रेचुटी का पैसा आप तब निकाल सकते हैं। प्रोविडेंट फंड का पैसा आप क्रोनिक इलनेस के टाइम पे निकाल सकते हैं। ईएसआई जो एक्ट है उसमें जनरल बेनिफिट यानी जनरल सिकनेस बेनिफिट और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है?
सरकार का बहुत सारा अस्पताल है जिसमें ईएसआई का क्या होता है, ईएसआई के डॉक्टर्स, ईएसआई हॉस्पिटल्स होता है। ईएसआई डिस्पेंसरी पटना में कहाँ कहाँ है? हाँ, बिहटा में बन रहा है, वो बन रहा है अभी। कहाँ है? एक फुलवारी में है और एक दीघा, दीघा में है, और बिहटा में बन रहा है। जो लोग ईएसआई में कवर्ड है, इससे आप अभी एम्प्लॉय की तरह सोचेंगे, जो ईएसआई में कवर्ड है, हाँ, उनका कुछ नॉमिनल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन होता है, और गवर्नमेंट उनको एक तरीके से, वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट उनको फ्री में ही देती है। डॉक्टर फ्री में है, यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद आप और आपकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व है। पता है पैसा कितना है? ₹10 पर मंथ। ये कोई पैसा है? साल का 120 रुपए। What is this contribution? Tell me. Nothing. और उसके लिए मेडिकल, एक बार मेडिकल का लफड़ा अगर लगता है तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर की फीस, इतनी 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 दवा, कितने घर हैं जहाँ हर महीने का खर्च है, डायबिटीज है, तो ये है, वो है, हार्ट का प्रॉब्लम है। When government is doing so much for you, it's because it's under a social security scheme. जब एक्ट पढ़ाएंगे तब उसमें और डिटेल पढ़ाएंगे। Maternity. This is a natural phenomenon of life. Under maternity conditions, there are so many women employees who are working across the world. So when they are expecting, their working capacity is reduced. Delivery and post-delivery, she cannot work because of the biological problems. So should she be thrown out of the organization? No. She should be secured against this contingency. कि जब तक वो फिट नहीं होती है तब तक आप उसको सिक्योर करके रखिए। ठीक है? अब ये मैटरनिटी बेनिफिट एक एक्ट है 1961 पूरा, उसमें ये एक्ट में सब कुछ मेंशन है कि कितनी छुट्टी, 2 बच्चों तक कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर वो सरोगेट मदर है तो उसको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, अगर वो अडॉप्ट करती है बच्चा अप टू 3 मंथ्स तब उसको कितनी छुट्टी, माने मैटरनिटी से रिलेटेड जितने प्रावधान है, जितने प्रोविजंस है, दे आर मेंशन्ड इन द मैटरनिटी एक्ट 1961. नेक्स्ट, डिसेबलमेंट. When you talk about disablement, there are so many jobs in the factory, in the manufacturing units, जो high risk पे operate करते हैं. गैस सिलेंडर, ये कोको कोला पाटलिपुत्रा में देखा है ना, जितनी फैक्ट्रीज है कोई ऐसी होगी जिसमें आग का काम नहीं होता है? नहीं होगी। गैस चेम्बर सब में होगा, वेस्ट एफ्लुएंट प्लांट सब में होगा। उसके अलावा कई जगह आप देखे होंगे एनएचपीसी वगैरह का आप देखेंगे क्या होता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो लोग। तो आप सोचिए कितना टरबाइन वगैरह इस तरीके का कितना डेंजरस मशीन्स पे काम होता है। बहुत चांसेस है कि द पीपल कैन डाई, काम करते करते मर गए, पास में मरे भी हैं। स्टील की फैक्ट्री, स्टील जहाँ बनता है, हाँ, मतलब रोलर इस स्पीड से चलता है वहां कि अगर कि उसकी फेंसिंग होती है तो क्या आप इतनी स्पीड में वो होता है कि अगर आप सट गए तो वो आप खिंचा जाएंगे उसके अंदर और फिर प्लेट बन के निकलेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। स्टील पे जिंक का जो कोटिंग होता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वहां फर्नेस जलता रहता है, हजारों हजार डिग्री पे आग जलती रहती है। फेयर चांसेस है कि आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, हुआ भी है, होता है। there was a case जब एक केमिकल फैक्ट्री में, इट्स एन ओल्ड केस, जहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में किसी तरीके से फिसल के सल्फ्यूरिक एसिड के टैंक में एक आदमी गिर गया था। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द किंग ऑफ एसिड्स। घर में जो यूज होता है एसिड्स टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करने के लिए, अगर उसकी एक बूंद आपके हाथ पे पड़ जाए तो स्किन येलो हो जाएगा। एंड इमेजिन समबडी गेटिंग ड्राउन्ड इन अ सल्फ्यूरिक एसिड टैंक, तो हड्डी भी गल जाएगी उसके साथ, हड्डी भी नहीं दिखेगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड इज बॉइलिंग और उसके अंदर आदमी गिर गया, मर गया, का नामो निशान नहीं मिलेगा। You are talking about sulfuric acid, that is the king of acids. एक्सपेरिमेंट लैब में किए होंगे ना, ट्वेल्थ में क्या था सब्जेक्ट?
और भी वैसे बहुत सारे जॉब्स हैं। लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग देयर वाज अ मैन जिसका गैस का वाल्व नहीं ऑन हो रहा था, एंड देन उस वाल्व को ऑपरेट करने में वो ब्लास्ट कर गया, वो गैस का चेंबर। 24 टांका सिर्फ उसके चेहरे पे पड़ा, सिर्फ चेहरे पे 24 स्टिच। और बॉडी का बर्न वो अलग केस था। 3 दैट पर्सन वाज इंडिकेटेड कंप्लीट बेड रेस्ट, एंड दिस इज कंसिडर्ड अ स्मॉल एक्सीडेंट, इमेजिन। सो देयर आर मेनी जॉब्स जहां अगर आप सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे तो लोग काम कैसे करेंगे? अगर वो मर गए तो उनके पीछे उनकी फैमिली का क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये बात तो सही है, पर जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का उसको जिंदा रहना जरूरी है ना। अगर वो जॉब नहीं तो कुछ और करके एटलीस्ट वो रहेगा तो पेट पालेगा। सोशल सिक्योरिटी जब रहती है कि हाँ मैं अगर मर गया मेरी फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा, तो समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क। यस, यू रेडी टू टेक दैट रिस्क। डिफेंस में भी जो लोग ऑड लोकेशंस पे जाते हैं उनको अलग से पैसा तो मिलता है, अलग प्रोविजन भी है इन चीजों को लेकर के। तो सोशल सिक्योरिटी रहती है तो एक मोटिवेशन रहता है कि मेरी फैमिली को पीछे दिक्कत नहीं होगी। और क्या है, नेक्स्ट आइए। डिसेबलमेंट हो गया, नेक्स्ट आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। हम ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आप लोग अच्छे फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, यू हैव पेरेंट्स, सब कुछ है। 2 साल नौकरी नहीं भी लगेगी तो ऐसा नहीं होगा कि जीने मरने की नौबत आ जाएगी। वो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा अलग, क्योंकि आप पढ़े लिखे, वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन। थिंक ऑफ समबडी हु कैन नॉट गेट फूड, जिसको ये पता नहीं है कि उसकी नौकरी चली गई तो अब अगले 1 हफ्ते में वो क्या खाएगा। कोविड में ऐसे बहुत लोग थे जो डेली वेजेस पे कमाते हैं। क्या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें सोशल इल्स, सोशल एविल्स को बढ़ावा नहीं देंगी? क्या वुमेन का प्रोस्टिट्यूशन नहीं बढ़ेगा? क्या रॉबरी नहीं बढ़ेगी? क्या डकैती नहीं बढ़ेगी? चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं बढ़ेगा? देयर आर सो मेनी पेरेंट्स इन झारखंड एंड उड़ीसा, ये लोग इतने गरीब होते हैं, इनको खाने की इतनी दिक्कत होती है कि दे सेल ऑफ देयर चिल्ड्रन, बच्चे बेच देते हैं ये लोग। तो हमको तो ये बहुत अनएथिकल लगता है कि कोई कैसे अपना बच्चा बेच सकता है, बट थिंक ऑफ समबडी जो पेट ही नहीं भर सकता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या हुआ? बहुत गरीब लोग। तो वो बच्चे बेच देते हैं, कुछ पैसा आता है तो कुछ दिन जिंदा रह जाते हैं, बाद में फिर अपना देखते हैं, ये हालत होती। तो क्या ऐसे लोगों को समाज में सोशल सिक्योरिटी नहीं देने से समाज की स्थिति खराब नहीं होगी? होगी ना। आपने देखा होगा कि राशन से मिलता है पैसा 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, ये किन लोगों को मिलता है? बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं। अन्नपूर्णा योजना में 10 केजी चावल या गेहूं दिया जाता है। चावल या गेहूं? हाँ, वही तो कह रहे, चावल या गेहूं, ये दोनों। हाँ, क्यों देते हैं? ताकि ऐसा ना हो कि खाने की कमी में वो चोरी करने लग जाए। यही होगा ना, इंसान जिंदा है तो उसको खाने के लिए फूड चाहिए, बच्चों को खिलाने के लिए उसका बच्चा रोएगा तो वो चोरी करेगा ही। विमेन को अगर घर के मेंबर मिल्स वगैरह, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जब बहुत इंटीरियर में मिल्स वगैरह, जब इतना डिजिटाइजेशन और ये वो नहीं था, मिल्स अगर बंद हो जाता था ना वहाँ, जैसे 1960-70s की बात है ये, तो वहां के आसपास के लोग पलायन नहीं कर पाते थे, वो इतने गरीब थे कि वो कहीं मूव आउट भी नहीं कर सकते। Then there used to be increase in robbery, prostitution and other things, जो कि एक सोशल इविल है। लेकिन वो ना हो इसलिए सरकार मेक श्योर कि हम सोशल असिस्टेंस इस केस में देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ओल्ड एज। when we are young we have more capability, हम बहुत सारा क्लास ले सकते हैं, बहुत
हम और सवेरे आ सकते हैं, वी कैन टेक क्लासेस फॉर द एंटायर डे, वी कैन अर्न मोर, बट वंस यू आर आफ्टर 55 एज, आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, कैपेसिटी घट जाएगी, देन व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू, कि उनका रिटायरमेंट के बाद वो क्या खाएंगे? जब तक नहीं, तो पेंशन का प्रावधान तो आया है इसीलिए ना, सोशल सिक्योरिटी के तहत आया गया, और पेंशन बाद में आया, पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरह ही सिर्फ पीएफ को देखा जाता था, ठीक है? पहले जब ये एक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है, इसीलिए हम फिर बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह जो मिलती है और ग्रेचुटी में भी जो पैसा मिलता है, ये सब एक तरीके से ये सब सोच करके बनाया गया है। उसका बहुत सारा प्रोविजन है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो बहुत है, प्लान ए प्लान बी करके आता है, उसको चूज करना होता है कि पीएफ में आप पैसा अगर कम कटवाएंगे, ज्यादा कटवाएंगे तो रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, और पेंशन का कुछ बहुत मतलब कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया। पहले जो फैसिलिटीज है, पहले जो फैसिलिटीज थी ना, कुछ कंपनी का प्रोविजन है, हम तुमको बताएंगे, लॉ थोड़ा देखना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, देख के बताएंगे कि क्या है उसका। नेक्स्ट इज डेथ। डेथ में पूरा working capacity is over. When the earning member of the family dies, you can understand the catastrophe the family of that earning member has to go through, right? अगर working member हो गया, जब earning member की डेथ हो जाती है, आप समझ सकते हैं कि उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है, पैसे का कितना क्रंच होता है, राइट? अगर किसी के फादर एक्सपायर हो जाते हैं, दे बेटर नो कितनी दिक्कत होती है। और हमारे यहाँ एक और चीज है इससे रिलेटेड कि तो सोशल सिक्योरिटी में डेथ में जैसे डेथ बेनिफिट्स है कि पैसा मिलेगा, डेथ अगर अचानक हो गई इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो पैसा मिलेगा। नेक्स्ट चीज है कि डेथ में कॉम्पेंसेटरी नौकरी का भी प्रोविजन है, या अनुकंपा पे नौकरी जिसको कहते हैं, वो भी मिलती है, जैसे फादर एक्सपायर हो गए तो बेटा का है या वाइफ का है, तो हाँ नहीं अभी भी है, अभी भी है कई जगह पे, रेलवे में अभी भी है, हाँ होता है, रेलवे में अभी भी जगह है, बीएसएनएल में भी है। लेकिन हाँ ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्जीक्यूटिव कैडर में थे तो अगले को एग्जीक्यूटिव कैडर, उसका बहुत सारा प्रोविजन, हर चीज को बहुत कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं ना, जब आप जॉब में जाएंगे तो उसका 6-5 समझेंगे। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाता है, कैडर देखा जाता है, ग्रुप देखा जाता है, जैसे हस्बैंड अगर ग्रुप सी में थे तो उनकी वाइफ को जनरली ग्रुप डी में डाला जाता है, लुकिंग इनटू देयर, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये हो, तो कॉम्पेंसेटरी नौकरी इज मोर ऑफ अ कॉम्पेंसेटरी नौकरी। डेथ में एक और चीज है, जैसे ईएसआई एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, उसमें एक और बहुत अच्छा प्रोविजन है कि देखो हमारे यहाँ जो वर्कर्स, अभी तुमने देखा कि कोविड के टाइम पे बहुत हाहाकार हुआ, गंगा में बहुत सारी लाशें बह रही थी, अब लोगों ने बहुत हंगामा मचाया कि ये बहुत ह्यू एंड क्राई, कैसे कोई छोड़ देते हैं लोगों को, अंतिम संस्कार भी नहीं कर। आप एक बात सोच के देखिए, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो कोविड का ट्रीटमेंट किसी तरह अपना गहना और घर का एसेट बेच के कराया, और उसके बाद वो जो मेंबर है वो उनका डेथ हो गया, वो लोग अंतिम संस्कार में काफी पैसा लेता है, वो भी एक मार्केट बन गया था, कोविड भी बन गया था ना, इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब लोगों का तो एथिक्स ही नहीं है बिल्कुल, इतना इतना पैसा इतनी लेने लगे अंतिम संस्कार कराने के लिए। आप बताइए कि जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, किसी तरह गहना जेवर बेच करके वो इलाज कराए, वर्कर क्लास, रिक्शा वाला, ठेला, वहां लाश क्या किसी अच्छे घर के लोगों की बही है, तो सब गरीब लोग थे, क्या वो अंतिम संस्कार में पैसा खर्च करने के कंडीशन में होते हैं? वो अपने बच्चों के लिए वो पैसा नहीं बचाएंगे, क्योंकि कोविड वाज अ टाइम दैट
made us see the worst of life. और अंतिम संस्कार ऐसी किसी लकड़ी से तो नहीं कर दिया जाता है, कोई तरीका है हमारे यहाँ उसको अंतिम संस्कार को 16वां संस्कार में 16 श्रृंगार 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार माना जाता है ना, जो भी अंतिम संस्कार। तो ईएसआई एक बहुत अच्छा एक्ट है, उसमें डेथ बेनिफिट के साथ फ्यूनरल बेनिफिट भी दिया जाता है, यानी पैसा आपके अंतिम संस्कार के लिए, ताकि आप डिसेंटली ग्रेसफुली अपने घर जो जिनका डेथ हुआ है उसको आप उनका अंतिम संस्कार करें। कोविड टाइम में ये नहीं मिला, जो लोग एम्प्लॉयड होंगे उनको मिला होगा, जो एम्प्लॉयड होंगे, लेकिन देयर आर सो मेनी मासेस हु आर नॉट वर्किंग एनीवेयर। रिक्शा वाला कहाँ एम्प्लॉयड होता है, ठेला वाला कहाँ एम्प्लॉयड होता है, जो चाट पकौड़ा बेचता है रोड पे वो कहाँ एम्प्लॉयड होता है, उसकी हालत समझिए आप। तो अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा दिया जाता है, ठीक है, ताकि घर के बड़े बेटे को दिया जाता है, अगर बड़ा बेटा प्रेजेंट नहीं है एक्ट के अकॉर्डिंग तो किसी और मेंबर को वो पैसा दिया जाता है और उससे आप अंतिम संस्कार उसका कर सकते हैं और डेथ बेनिफिट जो मिलेगा वो अलग से मिलेगा। इज इट नॉट अ वेरी गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट? क्या ये वेलफेयर नहीं है, समाज का वेलफेयर है ना? तो ये 6 चीजें सोशल सिक्योरिटी में आती है, और भी एक दो चीजें जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। अब एक डिफरेंस और समझिए, सोशल सिक्योरिटी आप मतलब एक ब्रॉड कैटेगरी में समझिए। सोशल सिक्योरिटी 2 तरीके का होता है, एक क्लास में थोड़ा लिखवा देंगे। सोशल सिक्योरिटी 2 तरीके का होता है, एक होता है सोशल इंश्योरेंस और एक होता है सोशल असिस्टेंस। आप नाम देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा एम्प्लॉइज को मिलता होगा और कौन सा नॉन एम्प्लॉय के लिए है और क्यों? इंश्योरेंस एम्प्लॉय के लिए है। हाँ, इंश्योरेंस एम्प्लॉय के लिए होता है। यस, एम्प्लॉयड को तो मिल ही जाता है, फिर क्यों किया जाए? देखिए, सोशल इंश्योरेंस क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में इंश्योर्ड होते हैं, सोशल सिक्योरिटी, देखिए सारा सोशल सिक्योरिटी लॉ एक साथ नहीं आया है। हमें इंडिपेंडेंस मिला तब हमारी आर्थिक हालत भी सही नहीं थी, और इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड, लेकिन जब सरकार ने संविधान में ये एक्ट डाला तब विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ये किया गया। अलग अलग कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से मिलती है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो रिच कंट्रीज हैं वो ज्यादा सोशल सिक्योरिटी देती हैं, और हमारे यहाँ क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी है, तो सबको दे पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सोशल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के लिए होता है, आप इंश्योर्ड हैं, इंश्योर्ड का मतलब, और ये जो सोशल इंश्योरेंस होता है ये कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, आप भी देंगे और एम्प्लॉयर भी देगा, और किसी में सरकार भी देती है, माने ट्राइपार्टाइट है, आप भी देंगे, आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और सरकार भी देगी, लेकिन सोशल असिस्टेंस सिर्फ सरकार देगी, सिर्फ सरकार देगी। इस सोशल इंश्योरेंस के लिए मींस टेस्ट होता है, सॉरी मींस टेस्ट नहीं होता है, मतलब आप अगर एम्प्लॉयड हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो बस आप एम्प्लॉयड हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने रईस हैं, आप कितने गरीब हैं, आपको सच में जरूरत है कि नहीं है, आप हैं ऑर्गेनाइजेशन में का मतलब है कि आप ये फैसिलिटी अवेल करेंगे। पीएफ सबको मिलता है ना? हाँ, लेकिन सोशल असिस्टेंस के लिए आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग, डोंट वरी। सोशल असिस्टेंस के लिए क्या होता है? मींस टेस्ट होता है। बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, ये देखा जाता है कि आपके पास, आप सही में आपके पास साधन संसाधन नहीं है, तब मींस टेस्ट करके आपको बीपीएल कार्ड बनता है ना, कार्ड कैसे बनता है? ऐसे बनता है, वो देखा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, क्या है, और तब आप इसमें कवर्ड होते हैं। ये हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे दिया जाता है, वरना पैसा कहाँ से आएगा?
सोशल असिस्टेंस, हम लोग जो पैसा जैसे विधवा योजना है या डिसेबिलिटी का है या अन्नपूर्णा स्कीम है, ये सब में जो सरकार बांटती है, तो सरकार कहाँ से लाती है पैसा? हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से। हाँ, सोशल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस ये गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। पीएफ का पैसा हमारा कटता है ना, एम्प्लॉयर भी देता है और गवर्नमेंट के पास वो जमा होता है, राइट? इसी तरीके से हाँ, ये लॉ है, दिस इज लॉ। आप इसीलिए हम बताएं सोशल सिक्योरिटी पढ़ाने के पहले कि आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स भी जानना है। बेनिफिट्स जब हम पढ़ा रहे थे कि गुड टू हैव थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीस आर फैसिलिटीज, बट there are some facilities, there are some law which are made by the government और वो मैंडेटरीली फॉलो करना ही करना है। जैसे पीएफ काटना ही काटना है, ये रूल है कि आपको कंट्रीब्यूट करना ही है, वरना एम्प्लॉयर क्यों करेगा? वो क्यों पैसा उतना जमा करेगा उसके नाम पे? पीएसआई में क्यों गवर्नमेंट देगी? ठीक है। और मैटरनिटी बेनिफिट क्यों देगी? मैटरनिटी बेनिफिट एक टैक्स है, तो फिर तो जो वुमेन बोले कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी डिलीवरी होने वाली है 3-4 महीने के लिए, मैं बीमार हूँ, दे कुड बी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी और नॉन कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी डिपेंडिंग अपॉन द केस, तो वैसे में तो एम्प्लॉयर सारी औरतों को निकाल देगा बाहर, निकाल देगा ना। देयर शुड बी अ लॉ। प्राइवेट कंपनीज कुछ देखती है क्या प्रॉफिट के अलावा? कुछ नहीं, बट ये लॉ है, वहां पर भी लागू होना है ये, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की भी लॉ है। ग्रेच्युटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पास किया हुआ लॉ, पीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का पास किया हुआ लॉ, ईएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो सब जगह इंप्लीमेंट होना है। ठीक है। सोशल इंश्योरेंस की और क्या बात है कि सोशल इंश्योरेंस में कोई मींस टेस्ट नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन के जिस दिन से मेंबर होंगे आपका पीएफ कटना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयर आपको भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा, इसमें बीपीएल कार्ड बनता है और बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती। क्या हुआ तुमको, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, बोलो। हाँ, कोई डाउट है? मास्क के अंदर गुनगुना रहे हो, आई कैन हियर दैट। राइट डाउन, now you write down, is the time left 41? हाँ देखो, मनरेगा ने बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी ब्लॉक के थ्रू दिया ना। मनरेगा जो है स्कीम, बहुत सारा ब्लॉक में, वो ब्लॉक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है मनरेगा अपना सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने। देखिए, जब सोशल असिस्टेंस की हम बात करते हैं ना, कई सारा होता है, सिर्फ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करती है। कुछ में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा करती है, कुछ में स्टेट कम करती है, और कुछ में बराबर का कंट्रीब्यूशन चाहिए। स्टेट से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ आप उसका दीजिए, सेंटर अपना देगी, और तब वो मनरेगा में उतना जाएगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को मिला था ना पैसा, मिलता है ना, राइट। ILO defines, International Labour Organization, ILO defines social security as ILO defines social security as the security that society furnishes, the security that society furnishes क्या हो गया बोलो, फिर से रिपीट करते हैं, सही से लिखो। ILO defines social security as that security that society furnishes through appropriate organization against certain risks
to which its members are exposed. To which its members are exposed. These contingencies cannot be faced by the person alone. These contingencies cannot be faced by the person alone. Write down the 6 major contingencies of life are. कहाँ तक लिखे हो? These contingencies cannot be faced by the person alone. Cannot be faced by the person alone. The 6 major contingencies of life are. The 6 major contingencies of life are. The 6 major contingencies of life are. लिखते जाइए. पहला sickness. दूसरा maternity. तीसरा disablement. चौथा ओल्ड एज. पांचवा अनएम्प्लॉयमेंट. और छठा डेथ. नेक्स्ट यू राइट स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी. स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी. स्कोप मतलब किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप मतलब कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है. ठीक है. स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी. जैसे अगर तुमसे ये बोला जाए कि जैसे अगर तुमसे ये बोला जाए कि स्कोप ऑफ पेरोल मैनेजमेंट. ठीक है. एचआर. कुछ टर्म्स ऐसा आ गया है, कुछ चीजें आपने ऐसी समझी जो कि जैसे रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, मोटिवेशन, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ है, वो कितने डायमेंशन में यूज हो सकता है, उसका डायमेंशन कितना ब्रॉड है. और फंक्शन मतलब उसका फंक्शन क्या है. मानी जैसे पेरोल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है. पेरोल मैनेजमेंट का फंक्शन ये कि आपकी सैलरी सही से बन के आए सारी चीजों को. और स्कोप क्या है, आप पेरोल कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे. स्कोप में सब जितना जो पढ़ा रहे हैं सब इसका स्कोप. ठीक है. राइट डाउन. स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी. The main as well as auxiliary conditions auxiliary उसके साथ जो अटैच्ड होता है auxiliary. The main as well as auxiliary conditions in which social security is provided. In which social security is provided to the earners as well as citizens. To the earners जो कमाते हैं, EARN, earners, ERS, earners, and citizens are considered as scope of social security. Are considered as scope of social security. जो आपने अभी लिखा ना सोशल सिक्योरिटी में सिकनेस, मैटरनिटी, आप एरो दे करके उसको स्कोप में डालिएगा. इन सारी जगह पे सोशल सिक्योरिटी लगती है, वो मैंने पहले लिखा दिया, आप उसको स्कोप में डाल दीजिएगा बाकी सबको. ठीक है. अंडर दीज कंडीशंस, वो सारे 6 पॉइंट्स लिखने के बाद, अंडर दीज कंडीशंस assistance oblique benefit, assistance और benefit oblique डाल के कर दीजिए, assistance और benefit provided is called social security. It's called social security.
is called social security. ठीक है, क्या हुआ, कुछ मिस हुआ? नेक्स्ट यू राइट। आप ये लिख लीजिए, बाद में जब पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा, ध्यान में रहेगा कौन कौन सा एक्ट सोशल सिक्योरिटी में किसको किसको गाइड करता है। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट क्या था? सिकनेस, सिकनेस था ना, सिकनेस में लिखिए ईपीएफ, ईपीएफ एंड ऐसे लिखेंगे आप, एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। मैम नीचे लिखे, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है। यस मैम। ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस 1952 लिखते जाओ सिकनेस में, अभी बहुत सारा एक्ट लिखना है। 1952 सिकनेस को ये एक्ट गाइड करती है। जैसे कि क्रिमिनल एक्ट होता है ना, उस एक्ट में लिखा होता है कि कैसे कैसे क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा, उसी तरीके से ये एक्ट है जिसके अंदर उसका प्रोविजन है, प्रावधान है। ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन। नेक्स्ट यू राइट ईएसआई, उसी में सिकनेस में 1948। नेक्स्ट यू राइट द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, सिकनेस में ये तीनों एक्ट लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, नेक्स्ट कौन सा है? मैटरनिटी है, उसमें लिखिए ईएसआई एक्ट 1948। ओके, हो गया। नेक्स्ट लिखिए मैटरनिटी है ना, मैटरनिटी में लिखिए द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। हो गया, कॉमा देके लिखिए ईएसआई एक्ट 1948, ये वाला ईएसआई एक्ट 1948। फिर से लिखिए, ये एक इस एक्ट में बहुत सारा 9 सोशल सिक्योरिटी इस एक्ट में कवर्ड है, तो जहां जहां वो सोशल सिक्योरिटी आएगी आपको इस एक्ट को मेंशन करना होगा। ईएसआई एक्ट 1948 और द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 मैटरनिटी में लिख लिए। नेक्स्ट आया डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट है ना, उसमें लिखिए द एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। लिख लेंगे ना, द एम्प्लॉइज, गलत नहीं लिखना है एक्ट का नाम, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 डिसेबलमेंट में। डन। नेक्स्ट लिखिए ईएसआई एक्ट 1948, फिर से लिखो, हाँ ईएसआई एक्ट 1948। हो गया, नेक्स्ट लिखो द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उसमें भी द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। नेक्स्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, राइट डाउन ईएसआई एक्ट 1948, ईएसआई एक्ट 1948। नेक्स्ट क्या है? ओल्ड एज,
ओल्ड एज में लिखो ईपीएफ 1952, ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। फिर से बोलो। ईपीएफ एक्ट नॉट एन एक्ट, इसलिए ओल्ड एज में क्या बोला? ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट लिख तो दिए, इसीलिए मिसलेनियस प्रोविजंस 1952 रिटायरमेंट इसमें डालो ओल्ड एज में। Next is death, na? Death, you write Employees Compensation Act 1923. 1923. ठीक है? ESI 1948. ESI 1948. और लिखिए The Payment of Gratuity Act 1972. The Payments of Gratuity Act 1972. ठीक है? Leave it till here today.